आज हम बात करेंगे कि आईपीओ में अलॉटमेंट कैसे मिलता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टॉक मार्केट से आईपीओ में अप्लाई करके पैसा कमाना या फिर प्रॉफिट बनाना एक बहुत सटीक और सही तरीका है, बट उसके लिए पहले हमें अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अलॉटमेंट के ही रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी थ्योरीज हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इसमें कुछ ट्रिक्स होती है जिसके वजह से उनको अलॉटमेंट मिला, और कुछ लोगों को लगता है कि इसमें कुछ मिथ्स हैं जिसके वजह से उनको शायद इसीलिए उनको अलॉटमेंट नहीं मिला। अगर ऐसा करते तो शायद हमें मिल जाता। आप लोग के सारे सवाल पढ़ने के बाद हमें लगा कि आईपीओ के रिगार्डिंग या आईपीओ के ऊपर एक डिटेल वीडियो तो जरूर आना चाहिए, सो दैट आपके सारे क्वेरी को हम सॉल्व कर पाएं। बस आपसे इतनी दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में हर एक पॉइंट को पूरे डिटेल में और बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जब आप स्किप कर रहे हो उसी वक्त कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूट जाए या फिर मिस हो जाए। एंड मार्क माय वर्ड, ये वीडियो आपको जब भी इस वीडियो आपको खत्म करोगे आपको लाइफ लॉन्ग के लेसन दे के जरूर जाएगा। सारे के सारे क्वेरीज जितने आईपीओ के रिगार्डिंग है सारे सॉल्व होके जाएंगे। तो सीधा चलते हैं आज के वीडियो के ऊपर। जब भी कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट होने के लिए आती है तो 3 टाइप के इन्वेस्टर सबसे पहले सामने आते हैं, यानी कि जो इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले सामने आते हैं। पहले होते हैं RII, यानी कि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इस कैटेगरी में आते हैं हम और आप। दूसरे होते हैं NII, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और तीसरे होते हैं QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर। और उसके सामने आप देखोगे कि सेबी ने एक नियम लगा रखा है। सेबी का एक नियम है कि टोटल इश्यू साइज का जो RII कैटेगरी के लिए होंगे लोग 35% रिजर्व रहेगा हमारे और आपके लिए, यानी रिटेल कोटे के लिए टोटल इश्यू साइज का। वही बात करें हम, टोटल इश्यू साइज का 15% रिजर्व रहता है NII के लिए, यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए, और 50% रिजर्व रहता है टोटल इश्यू साइज का QIB के लिए। तो आप तीनों को अगर आप एड ऑन करोगे तो आपको 100% की यहाँ पे जितनी हिस्सेदारी है वो आपको दिखेगी। सबसे पहले बात करें RII कैटेगरी के, यानी रिटेल कैटेगरी के बाद आप यहाँ देखोगे इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से इन्वेस्टर आते हैं। यानी सबसे पहले आप और हम, दूसरे होते हैं NRIs, और तीसरे होते हैं HUFs। ये आप समझ गए। और जो रिटेल कैटेगरी के जो अंदर लोग आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, वो मैक्सिमम 2 लाख तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा इस कैटेगरी के लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते किसी भी कंपनी में। और जैसे अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि इस कैटेगरी के लिए 35% टोटल इशू साइज का रिजर्व रहता है। उसके बाद आते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं NII, यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। वो इन्वेस्टर जो 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है, वो इन्वेस्टर इस कैटेगरी के अंदर फॉल होता है। और कौन कौन के हो सकते हैं उसके अंदर? NRIs, HUFs तो होंगे ही, प्लस कॉर्पोरेट बॉडीज, कंपनीज, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटीज। ये सारे लोग अगर 2 लाख से ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते तो वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल होंगे। और जैसे डिस्कस किया था अभी कि इस कैटेगरी के जो रिजर्व रहता है टोटल 15% रहता है टोटल इशू साइज का। उसके बाद आता है QIB, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर। ये सबसे बड़े इन्वेस्टर होते हैं जब भी कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट होने आती है तो सबसे बड़े इन्वेस्टर यही होते हैं। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं आप देखोगे यहाँ पे, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन पोर्टफोलियो एंड कमर्शियल बैंक। ये सारे जितने भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो सारे के सारे इसी कैटेगरी में फॉल होते हैं। और इन लोगों के लिए 50% रिजर्व किया जाता है। जितना टोटल इशू साइज का होता है इनके लिए 50% रिजर्व रहता है। चलिए, अभी तक हमने बात की बेसिक डिटेल के ऊपर, अब आपके सवाल के ऊपर सीधा चलते हैं। सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोर प्राइस एंड कट ऑफ प्राइस। एग्जाम्पल लें, किसी शेयर का जो प्राइस बैंड है 100 से 105 है, तो इसके केस में 100 रुपया फ्लोर प्राइस होगा, और कट ऑफ प्राइस जो होगा, कट ऑफ प्राइस वो प्राइस होगा जिस भी प्राइस के ऊपर फाइनल होगा, तो वो कट ऑफ प्राइस होगा, फाइनल प्राइस जो होगा। तो इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए यही रहेगी कि जब भी आप अप्लाई करें कट ऑफ प्राइस पर ही करें। दूसरा सवाल ये निकल के आता है कि आईपीओ कितने दिन तक ओपन रहता है, यानी कितने दिन तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसका सीधा जवाब है जनरली 3 दिन तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो 3 दिन आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल निकल के आ रहा है, व्हाट इज मार्केट लॉट साइज एंड मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी फॉर एन आईपीओ। इसका सीधा आंसर है, जब भी कोई कंपनी ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड रहती है तो आप उस कंपनी के ओपन मार्केट से या फिर 1
2 या 3 एज पर कोई भी अपना नंबर के हिसाब से आप कोई शेयर उसका बाई कर सकते हो। लेकिन जब भी कोई कंपनी लिस्ट होने के लिए आती है तो आप उसके 1 या 2 शेयर बाई नहीं कर सकते, आप उसके लॉट में ही आपको उसका बाई करना होगा। और ये लॉट में कितने शेयर होंगे वो कंपनी डिसाइड करती है। तो हो सकता है किसी का एक लॉट में 50 शेयर हो सकता है किसी को 200 हो सकता है किसी को 25 शेयर हो, तो वो पूरे कंपनी ही डिसाइड करेगी। तो इसका मिनिमम यही होता है कि आपका अगर एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, 2 लॉट के लिए कर सकते हो, एज पर आपका जो भी आपकी श्रद्धा है। अगला सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कैन आई अप्लाई फॉर एन आईपीओ थ्रू मल्टीपल एप्लीकेशन ऑन द सेम नेम? जी नहीं, आप बिल्कुल नहीं कर सकते सर। आप अपने एंड से तो कर दोगे, लेकिन आपकी जो एप्लीकेशन है वो अपफ्रंट ही रिजेक्ट हो जाएगी। सपोज आपके पास जीरोधा का भी अकाउंट है, एलएस ब्लू का भी है, अपस्टॉक का भी है और 1-2 और भी है सपोज, और आपने सबसे एक लॉट के लिए अप्लाई कर दिया, तो मल्टीपल एप्लीकेशन आपके नाम से चले जाएंगे और सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको अप्लाई करना है, एक लॉट के लिए अप्लाई कीजिए, एक पैन कार्ड से, तो आपके जो अलॉटमेंट के चांसेस होते हैं वो हाई रहती हैं। नेक्स्ट सवाल निकल के आता है, हाउ मेनी लॉट्स इन एन IPO should I apply to get a maximum allocation in the retail category? इसका आंसर ये सीधा निकल के आता, एक पर्सन, एक पैन कार्ड, एक लॉट के लिए, और एक बार आप अप्लाई कीजिए। यही आपके लिए मैक्सिमम चांसेस की है। मिलना होगा तो यहीं से मिल जाएगा आपको। जब भी कोई कंपनी का IPO आता है तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो IPO ओवर सब्सक्राइब होगा या अंडर सब्सक्राइब होगा। अब आपके लिए एक बार एक पैन, एक बार एक लॉट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए इस चीज को समझिए आप। सपोज ओवर सब्सक्राइब हो गया और आपने अप्लाई किए थे 10 लॉट के लिए, 5 लॉट के लिए, 2 लॉट के लिए, तब भी आपको एक ही मिलना है, तो मतलब यहां भी आपको एक ही मिलना है, इस केस में भी बेस्ट है। और सपोज आपका अंडर वैल्यूड हो गया, मतलब अंडर सब्सक्राइब हो गया, उस केस में क्या हुआ, आपने 4 लॉट के लिए अप्लाई किया था और आपको मिल गया, तो आपका लॉस हो गया। तो उस केस में भी आपको अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो, तो वहां पर भी आपका एक ही लॉट आपके लिए सही रहेगा। तो होप आपको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट सवाल निकल के आता है कि जब भी कोई IPO ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो उस केस में अलॉटमेंट कैसे होती है? उसका सीधा आंसर है, उसका 2 आंसर है। पहला है, सपोज किसी कंपनी के 1 लाख शेयर हैं रिटेल कैटेगरी के लिए और एप्लीकेशन जो आए हैं वो भी 1 लाख आए हैं, बट 1 लाख के अंदर किसी ने 1 लॉट के लिए, किसी ने 5 लॉट के लिए, किसी ने 10 लॉट के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, सभी को कंपनी क्या करेगी, 1-1 लॉट दे देगी। तो यहां तक एक आंसर मिल जाता है। दूसरा होता है कि किसी भी कंपनी के 1 लाख शेयर हैं रिटेल कैटेगरी के लिए और एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आ चुके हैं, तो इस केस में लॉटरी सिस्टम होती है जो एक कंप्यूटर जनरेटेड होती है और इसमें आपका काम करता है लक। तो यही है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है, व्हाई डू आई नेवर गेट IPO अलॉटमेंट? इसका सीधा आंसर है, आप क्या करोगे, आप तो 2 चीजें कर सकते हो। आपके पास सपोज जीरोधा का अकाउंट है, आपने अपने अकाउंट से 5 बार वो कर दिया, 5 बार अप्लाई कर दिया कि ये सोच के इससे नहीं तो दूसरे, तीसरे, चौथे से मिलेगा, इससे कुछ नहीं होने वाला, अपफ्रंट ही आपकी जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट हो जाएगी मल्टीपल एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आपके पास 5 ब्रोकर के अकाउंट है, 5 से अप्लाई कर दो एक पेन से, तब भी आपके जितने भी अकाउंट है वो सारे के सारे अपफ्रंट ही कैंसिल हो जाएंगे और आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इज IPO फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व? नो, कंप्लीटली बिग नो। ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसा आपको बताया कि पहले अगर आपने 1 लॉट के लिए अप्लाई किया, अगर आप बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो आपको मिल सकता है, और अगर बहुत ज्यादा हो चुका है, ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तो उसके बाद लॉटरी सिस्टम होती है कंप्यूटर जनरेटेड। नेक्स्ट निकल के आता है, कैन आई अप्लाई फॉर मल्टीपल लॉट्स इन IPO? इसका आंसर क्या है, आप एक बार में अप्लाई कीजिए, एक पेन से कीजिए, और आपको जितने लॉट के लिए अप्लाई करना है एक बार में कीजिए, यानी कि मल्टीपल टाइम नहीं कीजिए। तो यहां से आपका जो भी नंबर है आपको यहां से मिलने की प्रोबेबिलिटी जो भी होंगी वो यहीं से मिलेगा। नेक्स्ट सवाल निकल के, हाउ इज अलॉटमेंट डन इन IPO? वो आपको मैं बता चुका हूं, लॉटरी सिस्टम से होता है, एंड उसके 2 क्राइटेरिया होते हैं, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। नेक्स्ट सवाल निकल के आता है, हाउ डिफरेंट इज QIB फ्रॉम एन एंकर इन्वेस्टर? इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, आई बटन में दे दिया, आप चाहे तो उसको पूरा देखिए और बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको यहां से जरूर मिलेगी। नेक्स्ट सवाल निकल के आ रहा है, हाउ कैन आई इंक्रीज माई चांसेस ऑफ IPO अलॉटमेंट? इसके लिए एक सीधा आपको एक आंसर बताता हूं। आप क्या कीजिए, आपके फैमिली में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, आप सबके नाम से एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए।
सबके अलग अलग पैन से सबका एक एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। और जब भी कोई आपको आईपीओ आता है, आपको अच्छा लगता है कि ये कंपनी अच्छी है, आपकी जो भी आपके एनालिसिस है उसके बेसिस पे आप उसमें सभी के नाम से एक एक लॉट के लिए अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, एटलीस्ट जितने भी आपके फैमिली मेंबर 5, 4, 8, 10, 12 आप उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ पे थोड़ा सा हाई हो जाती है। तो ये ही एक तरीका है, उसके बाद आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हो। मिलना नहीं मिलना ये थोड़ा सा लक के ऊपर काम हो जाता है, तो इसको उसके बाद भूल जाने का है। और अगर अभी तक आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर फैमिली मेंबर के नाम से ओपन कराना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो उसमें अकाउंट खुला के सीधा प्राइवेट चैनल का पार्ट भी बन सकते हैं हमारे साथ। मैं आपके कुछ क्वेरीज का आंसर दे पाया होऊंगा इस वीडियो में। और अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आता है आपको तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइए। जो हमारी एक छोटी सी एक फैमिली है उसको सब्सक्राइब कीजिए। एंड रेगुलर बेसिस पे हम ऐसे एक से एक बेहतर से बेहतरीन एक से एक वीडियोस लाते रहते हैं। सो चॉइस इज योर। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना